हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं एंड सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन जैसे जैसे पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जो है एक ही रेंज में है। थोड़ा सा बहुत गिरना उसने जरूर यहाँ पे हम कहेंगे कि बंद जरूर कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 5-6 महीने से लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 1-1.25%, 6 महीने की बात करें 6-7%, एक साल की बात करें जितने भी रिटर्न्स थे वो वाइप आउट हो चुके हैं। टॉप लेवल से निफ्टी 50 जो है 12 से 13% के आसपास क्रैक हो चुका है। लेकिन 5 साल की बात करें अच्छे खासे डिसेंट ही रिटर्न यहाँ पे निफ्टी 50 ने कमा के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं S&P BSC स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो इसकी भी बात करें, एक आज के दिन तो अच्छा खासा ग्रीन था, लेकिन 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, 1 ईयर की बात करें तो डाउन परफॉर्मेंस ही है। एंड इंडेक्स की यहाँ पे हम बात करें, इंडेक्स ही 20% क्रैक हो चुका है अपने टॉप लेवल से। वहीं मिड कैप की बात करें, आज के दिन ग्रीन, 5 दिन में लाल, 1 महीने में लाल, 6 महीने में लाल, एक साल में जितने भी रिटर्न थे वो वाइप आउट हो चुके हैं। एंड टॉप लेवल से 18 से 19% की गिरावट है। तो इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड अगेन, स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूं तो डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखना, ये किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे नहीं हूं जो मैं आपको रिकमेंडेशन दूं। तो कोई भी बाय, सेल या होल्ड आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना है। एंड आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे जरूर देख सकते हैं एंड इन स्टॉक्स को आप रडार पे जरूर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इस वीडियो में जो कंपनीज ली है, 2 कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड ये जो कंपनीज है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। एंड दोनों ही कंपनियां जो है निफ्टी 50 की कंपनियां, यानी कि बड़ी कंपनियों की तरफ ही फोकस किया। देखिए, जब भी मार्केट में ऐसी ब्रूटल गिरावट चल रही होती है तो आपको ना ज्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड बड़े शेयर्स में ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप बड़े शेयर्स में जो 5-10% की गिरावट होती है, अगर उसी को आप ढंग से नहीं झेल पाएंगे, अगर आप ऊपर से अगर आप एकदम नए निवेशक हैं जो 2020 या 21 या 22 में आए हैं, तो उन्होंने ऐसी गिरावटें बड़ी बड़ी देखे नहीं है। एंड वैसे भी मेरा ये मानना है कि अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखते हैं तो आपको हमेशा शुरू के 5-6-7 साल ना बड़े बड़ी कंपनीज में ही रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको एक्सपीरियंस होगा। जब आप उनकी 10-15% की गिरावटों को झेलना सीख जाएंगे, तभी आपको देन उसके बाद आपको मिड कैप में जाना चाहिए, देन आपको स्मॉल कैप, देन आपको माइक्रो कैप में जाना चाहिए। लेकिन गलती क्या लोगों से होती है, वो डायरेक्ट स्मॉल कैप के अच्छे अच्छे 20-40% के रिटर्न एक एक साल में देके, या 100% या 200% के रिटर्न देके डायरेक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप में जंप लगाना शुरू कर देते हैं। और जब मार्केट में इस तरह की गिरावटें होना शुरू होती हैं तो वो पैनिक करके वहां से बेच के हमेशा के लिए मार्केट्स को छोड़ के चले जाते हैं एंड गालियां देना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में तो स्कैम है, यहाँ पे तो पैसा बनता ही नहीं है, ये तो सब बड़े लोगों का गेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब तक किसी भी चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है और डायरेक्टली आप उसमें कूद जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री या वो स्टॉक या वो स्मॉल कैप या मिड कैप खराब है। नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कब कौन से वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए। तो ये सब चीजें सीखने में आपको कंसिस्टेंसी के साथ काफी टाइम लगता है। काफी बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो संभालते हैं वो भी, अगर उन्होंने भी ये गिरावटें अगर पहली बार देखी हो, जिनका 50 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, लेकिन अगर उनको मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो खुद से ये चीजें मैनेज करते हैं तो वो भी पैनिक कर जाते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए। अगर मैंने जो शुरुआत करी थी मार्केट की, मैंने बड़े बड़े शेयर से करी। हालांकि शुरू में मैं अभी ट्रेडिंग में गया, वहां पे मेरे को लॉसेस हुए, लेकिन वहां से मैंने सीखने की कोशिश करी एंड मुझे यही पता चला, देखिए स्मॉल मिड कैप में आपको सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं कि यहां से आपको नेक्स्ट मल्टी बैकर मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, लेकिन मल्टी बैकर ढूंढना इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। आप 50-100 कंपनियों में जब पैसा लगाएंगे तो उनमें से कोई 2-3 स्टॉक्स ही होते हैं जो मल्टी बैगर बनते हैं। तो इन स्टॉक्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। तो शुरू में जब आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में कूदे तो आपको बड़े शेयर्स की तरफ पहले जंप करना चाहिए, उनके बिहेवियर को समझना चाहिए, वहां पे बिजनेस को पढ़ना सीखना चाहिए। देन आप धीरे धीरे मिड कैप, स्मॉल कैप में जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो वैसे वैसे आप जाना शुरू कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में 2 स्टॉक्स के बारे में बात करी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड
निफ्टी 50 की तरह, जैसे निफ्टी 50 एक बड़ा इंडेक्स है, तो आप देख सकते हैं ये जो इंडेक्स है मात्र 6 से 7 12-13% क्रैक हुआ है। तो हमने ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर किया जो इसी टाइम पीरियड में निफ्टी 50 से भी कम गिरे हैं। देखिए, अगर निफ्टी 50 से भी, वो निफ्टी 50 की कंपनियां होने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स से भी कम गिरे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें जो है बड़े प्लेयर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उनके नंबर्स भी उसी तरह से उनके उस चार्ट को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी वजह से वो निफ्टी 50 से ज्यादा क्रैक नहीं हुए, बल्कि उनसे कम क्रैक हुए हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आरबीएनएल को लेता हूँ। एक टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी थी, आज की डेट में भी 78 से 80 हजार करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है, बड़ी मिड कैप, लार्ज मिड कैप टाइप में ये कंपनी आती है। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि यार एक टाइम पे हमने आरबीएनएल लिया था 100 रुपए में, अब वो 300 पे हमने बेच दिया था तो हमें प्रॉफिट हो गया, एंड अब ये टॉप लेवल से 40% क्रैक हो चुका है, तो हम इसमें दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, ये हमें दोबारा पैसा कमा देगा। देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 साल में ऑलरेडी ये कंपनी 1400% के रिटर्न दे चुकी है। इवन ये 40% क्रैक हो चुकी है, उसके बाद भी इसके 5 साल के रिटर्न आपको 1400% के दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी अगर 40% गिरा भी है, तब भी इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट अभी भी नहीं हुई है। ये चीज आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये जब भागा था तो ये स्मॉल कैप शेयर था, और जब ये अब ये थोड़ा मिड एंड लार्ज कैप का शेयर बन चुका है, तो यहां से रिटर्न बनने में, क्योंकि देखिए, आप अगर आप रेस करते हैं, अगर आपको कोई बोले लगातार 10 दिन तक भागना है आपको, तो आप नहीं भाग सकते, आपको रुक रुक के ही जाना पड़ेगा। तो देखिए, इस यहां से यहां तो जो तेजी हुई, एक तरफा जबरदस्त तेजी हुई। अब ये स्टॉक्स को थोड़ा सांस लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये 40% क्रैक हो गया, बहुत ज्यादा क्रैक हो गया, नहीं, ये बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके 5 साल के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 1400% के आज भी इसके रिटर्न्स है, बहुत बड़े रिटर्न्स है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि अगर कोई स्मॉल कैप शेयर 1500% भागने के बाद ऊपर से 40% क्रैश हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्रैश नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप शेयर है। तो चलिए, इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह के स्टॉक्स पे हम फोकस करने वाले हैं। मैंने बताई दिया जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं एंड जो निफ्टी 50 से भी कम गिरे हैं। तो उसी के संदर्भ में हमारा जो पहला स्टॉक है, जिसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं आज के दिन गिरावट है। देखिए, एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 43% के रिटर्न है, जहां निफ्टी 50 12-13% क्रैश हुआ था टॉप लेवल से, इसको देखिए ओनली 7%। तो यानी कि निफ्टी 50 12-13% क्रैश था, ये ओनली 7.25% ही क्रैक हुआ है अपने टॉप लेवल से। यानी कि ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 से भी कम गिरा है। तो हमें ऐसे ही स्टॉक्स चुनने चाहिए जो मार्केट जब बढ़े तो दुगनी तेजी से भागे, एंड जब मार्केट गिरे तो वो मार्केट से कम गिरे। तो ऐसे स्टॉक सेफ होते हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके देते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक। तो इसकी थोड़ी बहुत बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 5 साल में आपको 200, 250, 300% के रिटर्न मिलेंगे। आप इन स्टॉक से 5 साल में डबल की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि आपने 1 लाख लगाया हो तो आपके 2 लाख हो जाए, वो भी 5 साल में। ये बात आपको हमेशा नोट रखनी है जब भी आप किसी लार्ज कैप शेयर में जाएं तो चलिए बाकी चीजें देख लेते हैं। स्टॉक पी 49 का है, आरओसी 13 का है, इंडस्ट्री पी 37 का है, ठीक है, फेस वैल्यू 5 की है, आरओई भी 14-14.5% का है, ठीक है। पी रेशो की बात भी कर लेते हैं, तो लगातार नंबर अच्छे के होने के बाद भी अगर आप इसका 3 साल का पी रेशो देखें तो काफी डाउन चल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। हालांकि अभी भी पी रेशो 46 के आसपास का है, लेकिन फिर भी ठीक है, डाउन ही चल रहा है। एंड मीडियम पी की बात करें 64, तो अपने मीडियम पी से भी नीचे चल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। और आपको पता ही है एयरटेल का टक्कर डायरेक्ट है जियो से, बाकी जो हमारा बीएसएनएल है वो तो लिस्टेड नहीं है, ऊपर से वोडाफोन आइडिया तो लगातार स्ट्रगल ही करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जियो जब अलग से लिस्ट हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी ये प्योर मोनोपोली एंजॉय यहाँ पे जरूर करता है। तो इस बार के नंबर भी देख लेते हैं, सीधा प्रॉफिट पे जंप कर लेंगे। दिसंबर 2023 2876 करोड़ का प्रॉफिट देखिए, सीधा दिसंबर 2024 में 16,135 करोड़ पे पहुंच गया था। बहुत ही ज्यादा शानदार जंप। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो 19,000 का सीधा 24,000 पे पहुंच गया था, ठीक है। एंड क्वार्टरली भी देखिए 21,000 का 24,000, यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह भी जरूर रहा होगा, इसलिए इतने ज्यादा रोबस्ट नंबर देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग इन प्रॉफिट के हिसाब से भी यहाँ पे कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। तो काफी शानदार ही नंबर देखने को मिले थे। इसी वजह से आप देख रहे हैं स्टॉक में अर्निंग का सपोर्ट था, इसलिए स्टॉक में इतना ज्यादा क्रैक आया भी नहीं है। ओनली 7% क्रैक हुआ है, वहीं निफ्टी 50 जो है 12-13%
क्रैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद ईयरली नंबर्स भी अगर 3 4 5 सालों के देखें तो लगातार इस कंपनी में देखिए एक टाइम पे लॉस में थी एयरटेल 2020-21 में, उसके बाद देखिए 8300, 12,000, 8500, 27,000 करोड़। तो शानदार कमबैक किया कंपनी ने, और वो आपको चीज चार्ट पैटर्न में भी आपको देखने को जरूर मिल रही होगी। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। प्रमोटर्स 53% है, एफआईएस के पास 24-24%, डीआईएस के पास भी 19-19.5%, पब्लिक के पास देखिए मात्र 3% की भी पूरी हिस्सेदारी नहीं है, ओनली 2.91। आप देख ही सकते हैं कितनी कम हिस्सेदारी है पब्लिक के पास। तो ऐसी कंपनीज को आपको हमेशा फोकस में रखना चाहिए, जो मार्केट से, जब मार्केट भागना शुरू करे तो मार्केट को आउट परफॉर्म करे, एंड जब मार्केट गिरना शुरू करे तो मार्केट से कम गिरावट उन शेयर में, तो वो स्टॉक्स जो है हमेशा काफी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के स्टॉक्स माने जाते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो सेकंड स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। ये स्टॉक भी काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये स्टॉक है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो ये कंपनी भी काफी ज्यादा डिसेंट है, एंड आप देख सकते हैं एक साल में 20-21% के रिटर्न है, लेकिन अगर आप टॉप लेवल भी चेक करेंगे तो मात्र 6 से 7% की गिरावट है। जैसा कि सेम एयरटेल में 6-7% की गिरावट थी, वही सेम पैटर्न जो है आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको दिखेगा कि जब मार्केट भागेगी तो ये और तेजी से भागेगा, और जब मार्केट डाउन जाएगी तो ये मार्केट से कम गिरेगा। 5 साल के रिटर्न देखेंगे अगेन 130% के रिटर्न देखने को जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक की बात भी करें, 8,91,000 करोड़ की कंपनी है। इसमें प्राइस टू बुक देखें तो 3.46 का है, इंडस्ट्री का 1.23 है। ठीक है, इसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर की बैंक है एचडीएफसी के बाद, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड बैंकिंग सेक्टर में एक लौती एक कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया है। एचडीएफसी, इवन एचडीएफसी के अगर आप देखेंगे, कोटक को देखेंगे, एक्सिस बैंक को देखेंगे, इनमें से कितने भी बैंक को देख ले, कंपैरिजन करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो दूसरा भी एक और बैंकिंग स्टॉक है, उसको हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि मिड कैप टाइप का स्टॉक है। उसने भी अपने जितने भी पीयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, उसको अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। तो पहला बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। इस बार के नंबर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट दिसंबर का 11,515 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़कर 13,847 करोड़ पे पहुंच गया था। तो काफी रोबस्ट नंबर थे। एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें 13,906 के 13,847 हो गए। तो देखिए आपको नंबर देखने में लग रहा होगा यार कोई इतनी बड़ी जंप तो नहीं है, बल्कि हल्की सी गिरावट ही दिख रही है, लेकिन इनके बाकी चीजें जो एनपीए वगैरह थे वो काफी कंट्रोल में दिखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये जंप देखने को मिल रही थी। पिछले 4-5 साल के नंबर भी देखें, 11,000, 20,000, 26,000, 35,000, 46,000, 52,000। तो लगातार जो है नंबर इनके शानदार शानदार ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से इसने बाकी पीयर्स को आउट परफॉर्म भी यहाँ पे किया है। अभी हम एक बार कंपेरिजन भी करके देख लेंगे। अगर तो एफआईएस की देखें 45 से 70% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के बाद 45% की हिस्सेदारी, पब्लिक अगेन 9% की हिस्सेदारी ही लेके बैठी हुई है। तो चलिए इसके एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी से, ये बाकियों से कंपैरिजन कैसा है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक बार। एचडीएफसी बैंक आप डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे लो परफॉर्मेंस ही दिखेगा आपको। बाकी यहाँ पे कोटक भी डाल लेते हैं, ये एक सेकंड, और हम एक एक्सिस बैंक भी डाल लेते हैं। तो आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिलेगी किस प्रकार के, हालांकि दो दो का ही कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। कंपेयर मोर स्टॉक्स ऑन गूगल, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेट बैंक, ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम कोटक को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एंड एचडीएफसी। तो इन स्टॉक्स को सबको देखेंगे आप, 5 साल में देखिए अलग ही आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। ये येलो लाइन आपको दिखेगी एंड ब्लू लाइन दिखेगी, येलो स्टेट बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों ही स्टॉक्स ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। एंड एचडीएफसी एंड कोटक को आप देख सकते हैं लगातार ये नीचे ही, तो काफी अच्छे रिटर्न है। आईसीआईसीआई बैंक के 130% के रिटर्न है 5 साल में, स्टेट बैंक के 121%, वहीं कोटक और एचडीएफसी को आप देख सकते हैं ओनली 17 एंड 42% के रिटर्न पे ही सिमट के रह गए। तो जिनके अच्छे नंबर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करते ही करते हैं। तो चलिए आई होप ये वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको याद रखना है
ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाके या परसों जाके या महीने बाद जाके बाय सेल या होल्ड कर लें। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरह का नहीं है। आपको इस वीडियो को ओनली एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।